इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम इंडियन एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि इंडियन एग्रीकल्चर किस किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। उसको अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी सरकार की तरफ से ऐसे कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए गए जिससे हमारे एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, ये तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं आपको कि जो ब्रिटिशर्स का जमाना था कॉलोनियल पीरियड में ऐसा माना जाता था कि उनका जो पॉलिसीज था वो काफी एक्सप्लॉयटेटिव था। यानी फार्मर्स के लिए तो वो कभी सोचता ही नहीं था, वो सिर्फ अपनी बेनिफिट के लिए सोचते थे, ठीक है ना। वो हमेशा ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट करते थे जिससे उनको फायदा हो और फार्मर्स को नुकसान हो, ठीक है। तो अब जो है, अब हम आजाद थे, सारा चीज हमारे पास था, हम खुद अपने भले के लिए प्लान कर सकते थे और हमने ऐसा ही किया। और हमने 3 रिफॉर्म्स किया अपनी एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए। वी हैव डन 3 रिफॉर्म्स और उसको शॉर्ट में ऐसे याद रखोगे, ITO। I stands for institutional reforms, T stands for technical reforms and O stands for other reforms। तो आइए समझते हैं कि ये तीनों रिफॉर्म्स क्या है। तो सबसे पहला देखिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो सर ये इंटरमीडियरीज क्या है, मैं आपको बताऊं। जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम, ये 3 सिस्टम उस समय प्रिवेलेंट थे। किस समय? ब्रिटिशर्स के समय। और इन तीनों सिस्टम को हम लोग इंटरमीडियरी सिस्टम कहते थे। ब्रिटिशर्स ने इस सिस्टम को चालू किया था, स्टार्ट किया था खुद अपने फायदे के लिए। जमींदारों का काम क्या था कि किसानों से टैक्स ले करके ब्रिटिशर्स को वो पैसा जमा करना। यानी जमींदार्स कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर्स एंड दैट अमाउंट ऑफ टैक्स इज डिपॉजिटेड बाय जमींदार टू द ब्रिटिशर्स। अब सपोज करो ब्रिटिशर्स ने जमींदार से कहा कि भाई, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे 10 रुपया टैक्स चाहिए। पर अंग्रेजों ने जमींदार से यह नहीं कहा कि तुम किसान से कितना पैसा लोगे एज अ टैक्स। अब जमींदार को यहां मौका मिल गया। अब जमींदार लोग क्या करते थे कि अगर ब्रिटिशर्स को 10 रुपया टैक्स देना होता था तो वो फार्मर से 25 रुपया लेते थे। सोचो, इतना एक्सप्लॉयटेशन था। 15 रुपया अपने पास रखते थे और बाकी 10 रुपया वो ब्रिटिशर्स को देते थे। और ब्रिटिशर्स इस पे झांकने भी नहीं आता था, उसको अपने 10 रुपए से मतलब था। तो इतना एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज था उस समय। अब इस पॉलिसी को हमें हटाना था। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया अंडर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कि इंटरमीडियरी सिस्टम को हटा दिया। यानी जमींदारी सिस्टम को हटा दिया। अब किसान और सरकार, इन दोनों के बीच में अब कोई नहीं था। अब किसानों को जो भी टैक्स देना था वो सीधे वो सरकार को दे रही थी। अंडरस्टैंड? तो इससे काफी चीज ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये हमने पहला रिफॉर्म किया। दूसरा, टेनेंसी रिफॉर्म्स। नाउ व्हाट इज टेनेंसी रिफॉर्म्स? टेनेंसी रिफॉर्म्स का मतलब, जो भी मैं समझा रहा था, कि अगर आप फार्मिंग करते हो तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स सरकार को देना है। उसको टैक्स मत कहो, उसको कहो रेंट देना है, ठीक है। अब सपोज करो जमीन आपकी नहीं है, जमीन सरकार की है। या फिर सपोज करो आपने जमीन किसी और से लिया है, किसी थर्ड पर्सन से लिया है और आप उस पर खेती कर रहे हो। तो अभी मैं बता रहा था, जब ब्रिटिशर्स का जमाना था तो वो मनचाहा रेंट उससे लेता था, किसानों से, ठीक है ना, और टैक्स भी लेता था। लेकिन अब सरकार ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर यह तय कर दिया कि भाई, अगर कोई लार्ज लैंड ओनर है, वो अगर किसी किसान को अपना जमीन रेंट पे दिया है तो वो मनचाहा रेंट नहीं ले सकता। तो सरकार ने एक स्टिपुलेशन कर दिया। क्या कर दिया कि भाई, जो भी वहां से प्रोडक्शन होगा, जितना भी अनाज वहां से प्रोडक्शन होगा, उसका जो वैल्यू होगा, उसका 1/3 से ज्यादा रेंट हम नहीं देंगे। यानी मान लो सपोज कोई फार्मर है और उसने अपने खेत में 10,000 रुपए का अनाज उगा दिया, जो उसने प्रोडक्शन किया उसका वैल्यू 10,000 है।
अब उसका 1/3 यानी 3,333 रुपए से ज्यादा रेंट उस जमीन का वो नहीं देगा, और ना ही जो लैंड ओनर है वो उससे 3,333 रुपए से ज्यादा रेंट लेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं टेनेंसी रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद आता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। अब देखो पहले क्या था, जब जमींदारी सिस्टम था तो मान लो कोई गांव है तो उस गांव में 90% जमीन जमींदारों का हुआ करता था, जमींदार उसको हड़प लेते थे। तो इस प्रथा को हटाने के लिए, सिस्टम को हटाने के लिए सरकार ने क्या कहा कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड ही होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर होगा तो वो इलीगल होगा ना। अब देखो कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब, कोऑपरेट मतलब सबको साथ में लाना। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब है, पहले क्या था कि फार्मर्स का जो जमीन था वो एक जमीन यहाँ पे था तो दूसरा जमीन 1 किलोमीटर के बाद था। तो सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया कि फार्मर्स को सारा जमीन, उनका जहां जहां जमीन था सारे जमीन को मेजर करके एक ही जगह उनको सारा जमीन दे दिया, और इससे फार्मर्स को बहुत फायदा हुआ। फार्मर्स को एक जगह से दूसरे जगह फिर मूव नहीं करना पड़ा, और वो अपना एक ही जमीन पे कंसंट्रेट किया, और वहां पे वो आसानी से इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर पाया। तो ये मैंने आपको बताया अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब आइए मैं बात करता हूं टेक्निकल रिफॉर्म्स का। टेक्निकल रिफॉर्म्स का स्टूडेंट्स क्या है कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देखो ऐसा है, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे तो हम काफी ओल्ड टेक्निक्स अडॉप्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर के लिए। ब्रिटिशर्स को ऐसा हमारे लिए सोचना ही नहीं था कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए, ऐसा वो कभी नहीं सोचते थे। वो तो एग्रीकल्चर अपने फायदे के लिए करवाते थे, किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। लेकिन जब डोर हमारे पास आई, जब कंट्रोल सारा हमारे पास आया, हम प्लानिंग करने लगे, तब हमने ये प्लान किया कि अब ओल्ड टेक्निक को हटा करके मॉडर्न टेक्निक को अडॉप्ट किया जाए। और इसमें सबसे बड़ा क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से आया इन द ईयर 1966-67। उसमें क्या हुआ कि हमने HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, इन सब का हमने एक साथ यूज किया। देखो आज एक कहावत बहुत प्रचलित है, वो है पैकेज। तो उस समय ये एक पैकेज सिस्टम लाया गया, यानी अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करेंगे तो आपको पेस्टिसाइड्स भी यूज करना है, आपको इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करना है, आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना है। तो इनका उपयोग करके हमने देखा कि एक रेवोल्यूशन आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है जो आपको समझना है कि हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत गुना बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें कमी ये था कि ये सिर्फ व्हीट और राइस पे ही कंसंट्रेट किया, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज मेंट फॉर इनिशियली व्हीट एंड राइस, और केवल गिने चुने राज्यों में इसको उपयोग किया गया, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह, पंजाब वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लेकिन इसका जो फेज 2 था, देखो फेज 1 75-76 तक चला, फेज 2 77 से स्टार्ट हुआ, मिड 80s तक चला। तो फेज 2 में हमने इसको बहुत ज्यादा विस्तार किया, यानी समझ लो ऑल ओवर इंडिया में हमने इस HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज फैला दिया। इससे हमें रिजल्ट काफी पॉजिटिव मिला, ठीक है। दूसरा, मैकेनाइज्ड फार्मिंग एंड यूज ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग। इसका वही मतलब हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना। अब हल छोड़ करके हमने ट्रैक्टर लाया खेती के लिए, तो काफी मॉडर्नाइज कर दिया हमने अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को। ये बहुत बड़ा मेजर था अगर गवर्नमेंट के मेजरमेंट्स को देखो तो। उसके बाद आता है अदर रिफॉर्म्स, ठीक है। अदर रिफॉर्म्स यानी इन दोनों से थोड़ा हटके, ये इनडायरेक्टली फार्मर्स को मदद करना। कैसे मदद करना, अब जरा सोचो कि फार्मर्स के लिए जो एग्रीकल्चर है इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस, और बिजनेस को हम लोग तभी डेवलप कर पाएंगे जब हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। फार्मर्स के पास तो पैसे होते नहीं थे, तो भाई वो इन्वेस्ट करेगा कहां से। तो इसके लिए सरकार ने कुछ बैंक हमारे सामने लाया, लाइक रीजनल रूरल बैंक्स, लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स, नाबार्ड जैसा इंस्टीट्यूशंस हमारे पास आया। इन सारे इंस्टीट्यूशंस का ये काम था कि किसानों को लोन देना काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कदम था सरकार की तरफ से। अब किसान जो है मनी लेंडर्स के पास नहीं जाया करते थे, अब वो सीधे बैंकों से उनको क्रेडिट मिल जाती थी। हालांकि ये बात जरूरी सही है
कि इनको प्रॉपर चैनल ना मिलने के कारण ये बैंकों से इनका डायरेक्ट जो है इंटरेक्शन हुआ नहीं करता है। आज भी वही चीज है, आज भी किसान सीधे बैंकों में जाके बात करने से घबराते हैं। तो इसलिए इसका फायदा मनी लेंडर्स उठाते हैं, और आज भी कई गांव में चले जाओ तो मनी लेंडर्स ही किसानों को कर्जा देते हैं विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं इसमें करप्शन भी है। करप्शन एक बहुत बड़ा कारण है कि किसानों का बैंक तक ना पहुंचना और बैंकों से इनको कर्जा ना मिलना। उसके बाद देखो इसमें और क्या क्या चीज है, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज है। तो सरकार ने इसमें काफी कदम उठाए कि इरिगेशन फैसिलिटीज को किस तरह से मजबूत किया जाए। तो बहुत सारे जगह में रिमोट एरियाज में कैनल्स का प्रोविजन करना, वेल्स का प्रोविजन करना, और कई सारे इरिगेशन फैसिलिटीज को लाना, ये सरकार का बहुत बड़ा मेजर था। फिर इंप्रूविंग द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग स्टूडेंट्स ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म है। इसका शुरुआत होता है अनाज को उगाने से और खत्म होता है अनाज को मार्केट में बेचने से, ठीक है ना। ये लंबी दूरी इसमें हम तय करते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम हमारे पास ये था कि किसान सीधे डायरेक्ट मार्केट से जुड़ नहीं पाता था, बीच में मिडिल मैन रहते थे, और मिडिल मैन किसानों से बहुत कम रेट में अनाज खरीदता था और मार्केट में उसको हाई रेट में बेचता था। तो सरकार ने इसमें कई सारे कदम उठाए, लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने किया, स्टोरेज फैसिलिटीज किसानों के लिए सरकार ने बनवा दिया। स्टोरेज फैसिलिटीज से ये फायदा हुआ कि किसान जो है अपना प्रोडक्शन जो है वो स्टोर करके वो रख सकता है, और कभी भी जब अनाज का रेट बढ़ जाए मार्केट में तब उसको जाकर के वो सीधे मार्केट में बेच सकता है। और पहले वेयर हाउस तो किसानों का था ही नहीं, अनाज सड़ जाता था बाहर रखे रखे। तो ये बहुत बड़ा कदम है। और सबसे अंत पे है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी सरकार ने ये कदम उठाया कि किस तरह से हम किसानों को नुकसान ना होने दे। यानी किसान जब अपना अनाज बेचे, चाहे वो मिडिलमैन को बेचे, चाहे मार्केट में बेचे, चाहे सरकार को बेचे, तो किसानों को कम से कम एक दाम मिल सके, एंड दैट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखो इस चैप्टर का जो पीडीएफ नोट्स है ये मैं आपको अपने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, और जिनके पास हमारा नंबर नहीं हो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज भेजे, मैं उसको पीडीएफ इसका भेज दूंगा।